नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, पहले वाला वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि एलडीसी एग्जाम जो होने वाला है जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का, तो वो एमटीएस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसा है, कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है, कहाँ पर सबमिट करना है, ये सब कुछ पहले वाला वीडियो में मैं बताया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को ए टू जेड कोई मिस्टेक करे बिना कैसे फिलअप करना है और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस। तो जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो एग्जाम होता है एलडीसी, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द वैकेंसीज इन ईयर मार्क्ड फॉर जीडीएस एंड अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ एलडीसी फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। तो 2024 वैकेंसी ईयर के लिए ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इधर पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय डिविजनल हेड और यूनिट हेड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ग्लू से चिपका देना है और जो फोटोग्राफ आप प्रिंट करेंगे वो आपका रिसेंट होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और ऑफकोर्स पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और सिर्फ फोटो चिपकाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इस फोटो को डिविजनल हेड जो है उनके द्वारा ड्यूली अटेस्टेड भी कराना है। तो इधर यहाँ पर आपको फोटो मार के, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो मार के डिविजनल हेड के द्वारा अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद देखिए, ऑल पार्टिकुलर्स शैल बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर। तो जो जो भी आप फिलअप करेंगे सब कुछ ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के समय आप ब्लैक इंक यूज कीजिएगा। तो जो भी सारा 3 पेज का पीडीएफ है, तो 3 पेज का जो फॉर्म आप भरिएगा वो सब कुछ ब्लैक इंक में होना चाहिए, यानी कि काला काली जिसको बोला जाता है, और कैपिटल में होना चाहिए। फर्स्ट देखिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका नाम लिख देना है इधर पर कैपिटल लेटर में। जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, आपका जेंडर इधर पर लिखना है। डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन क्या है, बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक। अगर आप बीपीएम है तो बीपीएम लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों आपको इधर पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 20/5/2000, तो आपको 20/5/2000 ऐसे करके डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। और देखिए, खास बात, क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अटैच करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आपको आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है, उसको जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि नीचे आपको साइन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। देखिए कैटेगरी, तो आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कीजिएगा। आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप ओरिजिनली ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तभी ईडब्ल्यूएस इधर पर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको पास रहना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका जो भी है इधर पर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट दे सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट भी दे सकते हैं। और आपका क्वालिफिकेशन के प्रूफ के तौर पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि आप जो भी कोर्स किए हो, यानी कि मान लीजिए आप बीएससी पास है या फिर बीए पास है, बीकॉम पास है, तो आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, बीएससी पास का जो सर्टिफिकेट है, उसको नहीं देना है। आपका जो मार्कशीट है फाइनल ईयर का पास होने के समय, तो उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है। तो मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना है दोस्तों, ठीक है। आप समझ लीजिए, आपका जो भी कोर्स आपने किया है, ग्रेजुएट किया है अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उसका मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करना है। ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटैच, तो आप कौन से ऑफिस में प्रेजेंटली अटैच है, कहां पर काम कर रहे हैं, तो आपका बीओ का नाम लिख दीजिएगा। डेट फ्रॉम व्हिच कंटिन्यूइंग इन जीडीएस एंगेजमेंट, तो कब से जीडीएस में काम कर रहे हैं, कौन सी डेट से, वो डेट इधर पर लिख देना है। यानी कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो डेट ऑफ एंगेजमेंट क्या है, वो इधर पर लिख देना है। तो आपका देखिए, अगर आप इस डेट पर ज्वाइन किए थे 10 जनवरी 2020, तो इधर पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज जीडीएस एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो दोस्तों,
आप जिस दिन से ज्वाइन किए हो उस दिन से लेकर 1 जनवरी 2024 तक कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आपका हुआ है, ये कैलकुलेट करके इधर पर देना है। तो दोस्तों इधर पर एक कैलकुलेशन आपको करना है। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को ए मान लीजिए और जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसको बी मान लीजिए। तो आपको ए से बी को माइनस करना है, यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप इसको घटा देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वही इधर पर डालना है। तो दोस्तों इधर पर आपको जो फॉर्मेट दिया गया है इसको मानना है। इधर पर देखिए फास्ट लिखना है ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद कितना डे। तो मान लीजिए आपका 3 साल 11 मंथ 22 दिन हुआ है, तो आप इधर पर ऐसे लिख दीजिएगा। फर्स्ट तो आपको ईयर लिखना है, यानी कि कितने साल। तो मान लीजिए 3 साल हुआ है तो 3 स्लैश कितना महीने, 11 महीने, कितना डे, 22 डे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको देना है। फॉर्मेट को याद रखिए, ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कैलकुलेट करना है, 1 जनवरी 2024 से आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब्ट्रैक्ट कर देना है, वियोग कर देना है। तो ये जो आपका कितने दिन आप काम किए हैं ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एज ऑन 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 में आपका कितना साल एज होता है ये भी आपको कैलकुलेट करके लिखना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, 1 जनवरी 2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ को सब्सट्रैक्ट करना है। तो कितने दिन आपका एज है तो वो निकल आएगा। तो इसके लिए आप एज कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 में आपका कितना एज हुआ है ये आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। वेदर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आपका पीडब्ल्यूडी है या फिर नहीं, अगर है तो यस और ना है तो नो। तो इफ यस, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। तो अगर आपका पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का नेचर लिखना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है वो भी इधर पर लिखना है। लेकिन अगर आप नो सिलेक्ट करोगे तो कुछ लिखने का जरूरत इधर पर नहीं है। उसके बाद देखिए वेदर वर्किंग इन एपीएस, यानी कि एपीएस का मतलब होता है आर्मी पोस्टल सर्विस। तो क्या आप एपीएस में काम कर रहे हैं तो ज्यादातर जीडीएस एपीएस में काम नहीं करता है, इसके लिए नो सिलेक्ट करना होगा। वेदर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, इफ यस डिटेल्स देयर ऑफ। तो आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है या फिर नहीं, इधर पर आपको डालना है। तो ज्यादातर जीडीएस के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है तो इसको नो करना है। ठीक है दोस्तों, उधर उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट to the best of my knowledge and belief and will be supported by the original documents as and when required. I fully understand that in case of false or incorrect information found at any stage, my candidature or appointment will be summarily rejected or terminated and appropriate action would be taken against me. यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं सब कुछ सही है, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अगर किसी भी स्टेज पर पाया जाता है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट किए हो तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्राइक आउट एक्स विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो जो सारे आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उधर पर स्ट्राइक आउट कर देना है। तो डेट लिखना है, आप जिस दिन पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो इधर पर लिखना है। प्लेस लिखिएगा, क्या प्लेस है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यह पर आपको क्लियरली सिग्नेचर करना है। तो ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर क्लियर हो, कोई भी सिग्नेचर में इंक में कोई भी खराबी ना हो, क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर। तो दोस्तों और नीचे देखिए आई सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड द पार्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम सर्विस रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट इज रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट एलिजिबल यस और नॉट, रिकमेंडेड यस और नॉट। तो दोस्तों इफ नॉट रिकमेंडेड रीजंस देयर आर। तो दोस्तों यहाँ पर यस और नो देना है। तो मान लीजिए कि आपका 2 साल कंप्लीट हुआ है तो 2024 वैकेंसी ईयर के लिए आप 2 साल में ही एमटीएस के एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन पोस्टमैन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको अगर एलिजिबल यस नो पे क्लिक करना है तो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पर यस देना है। तो एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हो, इसलिए एमटीएस के बगल में आपको यस देना है। एमटीएस पोस्ट
मेल गार्ड पोस्टमैन में कुछ नहीं डालना है। तो रिकमेंडेड यस और नॉट, ये आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो डिविजनल अथॉरिटी है वो देखेगा कि आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद देखेगा कि सब इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिकमेंडेड है या फिर नहीं। तो आपको इधर पर कुछ फिलअप नहीं करना है, आपका डिविजनल अथॉरिटी जो है वो सब कुछ फिलअप कर लेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेट प्लेस इधर पर फिर से देना है, सिग्नेचर ऑफ डिविजनल और यूनिट हेड विद डेजिग्नेशन स्टैम्प। तो आपका जो डिविजनल हेड है यानी कि सुपरिंटेंडेंट या फिर एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट, वो उधर पर सिग्नेचर करके डेजिग्नेशन स्टैम्प मार के इसको फॉरवर्ड कर देगा सर्कल में। तो दोस्तों इसके बाद आता है जो मेन टॉपिक है, वो है कि कैसे आपको ऑप्शन देना है और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। तो ये एनेक्सर 2 है। तो पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के लिए जीडीएस कैंडिडेट शैल गिव ऑप्शन फॉर 1, 2 और all this post, and candidature for selection will be considered only if a post has been opted for subject to fulfilling the eligibility condition. For example, the applicant will be considered for male guard only if option is given for male guard. Otherwise, his candidature will not be considered male guard while preparing merit list for male guard for the vacancy year 2024 एंड टू बी सबमिटेड along with the application form। तो दोस्तों ये वाला जो एनेक्सर 2 का फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते हो, कोई भी ऑप्शन नहीं देते हो पोस्ट के लिए, तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मान लीजिए आप मेल गार्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आपका ऑप्शन में मेल गार्ड का प्रेफरेंस नहीं दिए हो तो आपका एग्जाम पास होने पर भी मेल गार्ड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, और मेल गार्ड का जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो ऑप्शन पर पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे देना है, सीरियल नंबर पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस मार्क यस और नो। तो आप किसके लिए ऑप्शन देना चाहते हो वो इधर पर देना है। तो अगर आप एमटीएस के लिए देना चाहते हो तो यस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर दीजिएगा फास्ट। तो जो सारे जीडीएस भाई बहन सिर्फ एमटीएस के लिए एलिजिबल है तो वो सिर्फ एमटीएस में ही यस लिख कर फास्ट दे दीजिएगा। लेकिन अगर कोई जीडीएस भाई बहन 5 साल 6 साल हो गया है जीडीएस में तो वो एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड सबके लिए एलिजिबल है। तो कौन सा आपका फास्ट प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हैं। अगर आप तीनों में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों में ही यस दीजिएगा, और अगर आप एमटीएस ज्यादा पसंद करते हैं या फिर पोस्टमैन अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो पोस्टमैन में फास्ट दीजिएगा, उसके बाद एमटीएस सेकंड दीजिएगा या फिर मेल गार्ड में थर्ड दीजिएगा। तो जब मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, तब आपका ये सारे प्रीफरेंस ध्यान में लिया जाएगा और ऐसे ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ऑफ डिविजन्स और यूनिट्स बाय जीडीएस एप्लीकेंट्स। तो इसके बाद जीडीएस को डिवीजन के प्रेफरेंस देना पड़ेगा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन और यूनिट, तो कौन कौन सा डिवीजन के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कौन कौन सा डिवीजन में ज्यादा वैकेंसी है और कौन से डिवीजन में आप काम करने में ज्यादा सुविधा बोध करते हैं, वो सब कुछ आप इधर पर दे सकते हैं। सी नंबर पॉइंट देखिए, प्रेफरेंस बाय जीडीएस एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है दोस्तों, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डीएपी पीओएस सबऑर्डिनेट ऑफिस ईटीसी डिवीजन और यूनिट। तो दोस्तों एमटीएस के लिए इधर पर आपको प्रेफरेंस देना होगा, डिवीजन का नाम इधर पर लिख दीजिएगा दोस्तों एक एक करके। तो आपका क्या क्या प्रेफरेंस है, डेट प्लेस लिख दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का इधर पर सिग्नेचर करना है। तो दोस्तों आपने देखा एनेक्सर 1 जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ एनेक्सर 2 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनेक्सर 1 फिल करके दे देते हो, एनेक्सर 2 में गलती कर देते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एनेक्सर 2 ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सा डिवीजन के लिए, कौन सा पोस्ट यानी कि एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन कौन से के लिए आप दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एमटीएस में देते हैं प्रेफरेंस तो एमटीएस का जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो आपका ये सारे प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, अब आदत है क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसके साथ। तो फर्स्ट देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इधर पर लिखा था आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का जेरॉक्स, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सब। उसके बाद देखिए आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कि कौन से कैटेगरी से आते हैं उसका। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसका मार्कशीट का जेरॉक्स देना है दोस्तों। ठीक है, तो मार्कशीट का ही जेरॉक्स देना है, सर्टिफिकेट का नहीं देना है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट यानी कि जिस दिन आप ज्वाइन किए थे वो आपका चार्ज रिपोर्ट था,
तो उसको भी जेरॉक्स करके देना है। इससे आपको पता चलेगा कि डेट ऑफ एंगेजमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लिए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। एक तो है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका माध्यमिक यानी कि 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट का जेरॉक्स। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका हाईएस्ट है, जैसे आप ग्रेजुएट है तो उसका मार्कशीट का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स और चार्ज रिपोर्ट जो ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट है उसका जेरॉक्स। और अगर आप चाहे तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, एंगेजमेंट लेटर परमानेंट, उसका जेरॉक्स भी आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो फोटो आपको चिपकाना है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए डिविजनल हेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप आसानी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डिविजनल हेड के पास सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उधर से क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।